बिल्कुल, अभिषेक अग्रवाल साहब, आप भी सहमत हैं कि एक निवेशक होने के नाते हम लोग अभी यूके डील को कंसीडर ना करें, फैक्टर इन ना करें अपने इन्वेस्टमेंट चॉइस में? नहीं, ऐसा मेरा व्यू नहीं है। मेरा थोड़ा यहाँ पे हुँ, डिफरेंस है इस तरह से कि मुझे लग रहा है कि सर्टेन लेवल चीज़ों पे इम्पैक्ट है। जैसे कि अगर आप बात करें टेक्सटाइल की, ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड सब्जेक्ट रहा हुआ है लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जहाँ पे बांग्लादेश या कंबोडिया को एडवांटेज था हमारे ऊपर इन टर्म्स ऑफ द टैक्स ड्यूटी। पहले 8 से 12% की ड्यूटी लग रही थी टेक्सटाइल वालों के ऊपर, कंपनीज़ के ऊपर, इंडिया वालों की। हुँ, वर्सेस जो ये थोड़े लेसर नोन कंट्रीज़, बट दे वर गेटिंग द बेनिफिट। अब हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई है। तो जिसकी वजह से एनीवेज़ हमारे पास सुपीरियर एक एक्सपोर्ट लेवल की कैपेबिलिटी तो थी, बट ड्यूटी के डिफरेंस की वजह से हम मिस कर रहे थे। अब हम उसको कैप्चर कर पाएँगे एंड यूके एक रूट है यूरोप के लिए। तो हम अगर यूके थ्रू जाते हैं तो फिर हमें एक्सेस बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ का मिलता है। सो टेक्सटाइल डेफिनिटली इज़ वन बिग बेनिफिशियरी आउट ऑफ दिस। एंड अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एज़ पर द प्रोजेक्टेड टर्म्स इवन इन द पास्ट, ऐसा लग रहा है कि जो आज की डेट में हमारा टोटल एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में है, वो यहाँ से डबल हो जाएगा 5 साल में, इसी बेसिस पे। And not because of any new demand, but only because of the duty and taking the market share from different countries. सेकंड पार्ट मुझे लग रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी, जहाँ पे काफी बड़ा मूव जो है गवर्नमेंट ने किया है, एंड वहाँ पे भी हम जो है एक काफी बड़ा एडवांटेज देखेंगे। ऑलरेडी करीबन करीबन $400 मिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट हमारा इंडिया का यूके की तरफ है। और अभी क्योंकि सिल्वर और बाकी जगह पे इन्होंने जीरो ड्यूटी कर दी है, मुझे लग रहा है ये नंबर भी सब्सटैंशियली बढ़ जाएगा। तीसरा है ऑटो कंपोनेंट्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स। यहाँ पर भी कुछ जगह पे यूके के पास अपनी एडवांटेज है, हमारे पास हमारी है। तो जो शेयरिंग पार्ट है बिटवीन द टू कंट्रीज, वो एक स्ट्रेटेजिकल होगा। वन ऑफ द रीजन यू कैन इमेजिन कि लैंड रोवर और जैगुआर यूके बेस्ड कंपनी है, जो इंडिया ने टाटा ने टेक ओवर की थी, एंड अभी भी वहां पे वो बेस स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे ग्लोबल लेवल पे हम काफी बड़ा एक्सपोर्ट चाइना के लिए करते हैं। सो कुछ ना कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कंपोनेंट की जो एक एडवांटेज एक नेचुरल कंट्री में उस लोगों की होती है, वो हमें अब हमें एक ड्यूटी फ्री एक्सेस पे मिलेगी। सो कई सारे एडवांटेज है। 99% ऑफ द आइटम को इस तरह से ड्यूटी फ्री करना एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट ये बात भी राइट है कि क्योंकि ये इतने बड़े समय के बाद कुछ हुआ है, तो इमीडिएटली इसका कितना बड़ा बेनिफिट डोमेस्टिकली इंडिया बेनिफिट ले लेगी, या हम कौन सी कंपनी को एकदम ही देख लेंगे, उसे असेस करना एकदम ही इजी नहीं होगा। बट ओवरऑल कहूंगा तो पॉजिटिव तो डेफिनेटली है। और कुछ नाम तो लग रहा है कि अगर आप आज के मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे, तो वो नाम आपको दिख जाएंगे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, और वो नेचुरल बेनिफिशियरी है इस ट्रेड डील को लेकर। बिल्कुल। कई सारी कंपनियां हैं जो नेचुरल बेनिफिशियरी होंगी। फिरोज अजीज साहब, एक कंसर्न कई बार कुछ कॉर्नर में जताया जा रहा है ऑटो सेक्टर को लेकर के, क्योंकि ऑटो सेक्टर को पहली बार इंडिया ने किसी ट्रेड एग्रीमेंट में ओपन किया है फॉरेन कंपनियों के लिए। इस तरह से जो वाइन इंडस्ट्री है उसको लेकर भी जब डील हो रही थी उस टाइम भी कई बार स्टेक होल्डर्स ने कंसर्न जताया था। अब डील के फाइन प्रिंट्स निकल के सामने आ गए हैं, ये कंसर्न आपको भी जायज़ दिख रहा है? यस, देखिए ऑटो सेक्टर अगर मैं देखूं तो अगर ये यूके डील में जैसे 110% की टैरिफ को 10% लाने की बात हुई है, फॉर एग्जांपल, हाँ। ये पहली बार जैसे आपने कहा एक ऑटो सेक्टर इंडिया का काफी प्रोटेक्टेड सेक्टर रहा है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन। वो थोड़ा चेंज होगा। ऑटो सेक्टर में हेडविंड जरूर आएंगी। और बट अब ये जैसे ट्रेड डील है, ये 110 से 10% 5-6 सालों में आने की बात है। और यूके 10 साल से में आएगी। जो जो कार्स आती हैं, वो इंडिया की जो सेगमेंट्स हैं, उसमें ज़्यादा कम्पीट नहीं करती। बट हायर एंड ऑफ द सेगमेंट्स जैसे बेंटलीज़ एंड रोल्स रॉयल्स यूके से इंपोर्ट होती हैं। हमारी जो कार की सेगमेंट है मैक्सिमम सेल्स उस सेगमेंट में नहीं है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, बट डेफिनिटली एक स्ट्रक्चरल चेंज ज़रूर आएगा इंडियन ऑटो सेक्टर की कॉम्पिटिशन में। इंडिया के निफ्टी ऑटो में 15 स्टॉक्स हैं, और उसकी वेट जो है निफ्टी में 7% है। अब रहा सवाल ये कि एक जो कोई भी इंडेक्स होता है, कोई भी सेक्टर होता है, उसकी फ्री फ्लोट पे निर्भर करता है। जैसे बैंकिंग एक सेक्टर है जिसमें 82% की फ्री फ्लोट है, तो उसकी जो वैल्यूएशन होती है ना, वो करेक्टली डिस्कवर होती है। ऑटो सेक्टर में फ्री फ्लोट है करीबन 52-53% की, 46-47% प्रोमोटर ने होल्ड कर रखा है। तो ऐसे सेक्टर जहां 50% फ्री फ्लोट हो, 50 प्रोमोटर हो, तो उसमें इतना इम्पैक्ट, इतनी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती शॉर्ट टर्म में, बिकॉज द प्राइस डिस्कवरी इज नॉट एज एफिशिएंट एज अ सेक्टर वेयर देयर इज मैक्सिमम फ्री फ्लोट। हुँ। नहीं, तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आपसे पूछूँ कि ऑटो सेक्टर में ख़ास तौर से हाई एंड गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ जो हैं, उनसे थोड़ा-सा वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नज़र आएगा, या फिर हमारी कंपनियाँ अपना फ़ोकस शिफ्ट करेंगी?
क्योंकि हम लोग जो मैं फाइन प्रिंट्स पढ़ रहा था 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ पेट्रोल में, 2500 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ डीजल में, इन सबको ड्यूटी रिलैक्सेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। करेक्ट। आई थिंक जो पोर्टफोलियो करंट कंपनीज का है उसमें ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। इतना बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली टॉप 5 वेट्स ऑफ निफ्टी ऑटो। देखिए, निफ्टी ऑटो की जो अर्निंग्स थी लास्ट ईयर -2.6 से डी ग्रो हुई है। मेरे 990 रुपीस की अर्निंग्स है निफ्टी ऑटो की, उसमें 15 स्टॉक्स हैं, इफ आई एम राइट। आई थिंक 970 की है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि मैं ऑलरेडी एक अर्निंग्स लल ऑटो सेक्टर में हो चुका है, तो बेस जो है वो इतना ज्यादा हाई नहीं है। उसमें ऑलरेडी डी ग्रोथ देखने को मिली है। वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स, वन ऑफ द ओनली सेक्टर्स अदर देन ऑयल एंड गैस विच डी ग्रू इन निफ्टी। ठीक है। अब यूके डील की हमें लगता है सारी बातें आप लोगों ने क्लियर कर दी है। अब जब डील लागू होगा तो सुनील सुरैना साहब सही कह रहे थे, जब डील लागू होगा तब देखा जाएगा, अभी तो थोड़ा सा दूर है क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया इसमें हैं। तो सुनील साहब, अगर इससे हट के मैं आप ही के बातों पे आऊँ, वो था एफआईआईज़ को लेकर के। एफआई को आपने पहले ही सवाल के जवाब में कहा था कि इसको एक दूसरा मार्केट मिल गया है जो ज़्यादा लुक्रेटिव है, वो है आपको चाइना को लेकर के। तो आपको लगता है कि एफआई का निकलना अभी जारी रहेगा या फिर किस लेवल पे जाके वापस आना शुरू करेंगे? जो जिस तो तेजी से निकाला वो तो बड़ा खराब संकेत दे रहा है। देखिए, वो एक दो तीन चीजें इसमें। एक है डॉलर की स्ट्रेंथनिंग। डॉलर इंडेक्स कुछ अर्ली 90s के लेवल तक गिरा था, अब वापस 97 98 पे बढ़ गया है। तो स्ट्रेंथनिंग डॉलर ऑलवेज इमर्जिंग मार्केट फ्लोज को प्रिवेंट करता है। मगर अगर रेट कट हो जाए, अभी तक ट्रंप भयंकर दबाव डाल रहे हैं पवेल के ऊपर कि रेट कट करो करो करो। तो अगर कुछ भी इंडिकेशंस आती है एक रेट कट का, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इंपैक्ट एफआई फ्लोज में आउटसाइड दिखेगा, क्योंकि डॉलर की थोड़ी वीकनिंग उसके साथ आएगी। तो पहला ट्रिगर एफआई फ्लोज को आने के लिए, इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए ही आपको एक रेट कट की उम्मीद उधर, उसके साथ आपको एक डॉलर की वीकनिंग की साइन दिखनी चाहिए। सेकंड, जो मैंने कह रहा था कि उनको थोड़ी अपनी मार्केट में करेक्शन की जरूरत है वैल्यूएशंस। आप देखें तो मेरे ख्याल में एक कॉन्ट्रा व्यू है आईटी सेक्टर का, क्योंकि मैंने देखा वाईटीडी पे देखें तो करीबन 22% का अंडर परफॉर्मेंस इंडेक्स है कंपेयर टू निफ्टी का। तो शायद आईटी सेक्टर में एफआईज तो खरीद रहे नहीं थे और डोमेस्टिक भी उससे दूर रह रहे थे, तो एक करेक्शन हुआ है। तो शायद उनकी वापसी आएगी इन सेक्टर में जहां पे उनको वैल्यूएशन का उतना दिक्कत नहीं हो इंडिया में, शायद वो आईटी बन सकता है। तो आने वाले दिन में मैं समझूंगा कि एक बाय ऑन डिप्स कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी आईटी में अपना सकते हैं। मानते हैं कि आज की खबर, क्योंकि इन्फोसिस टीसीएस उनकी आउटलुक्स अच्छी नहीं थी, मगर मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज की नंबर्स एक्चुअली अच्छी आई है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन में थोड़ी एक उनको कंफर्ट मिलने की जरूरत है, जो कई और सेक्टर्स में नहीं है। उन्होंने कहाँ बेचा है? आईटी को, एफएमसीजी को बेचा है। तो शायद वो सेक्टर में वापसी उनका देख सकते हैं। मगर जैसे मैंने कहा, यहाँ पर उनके लिए, इंडिया के लिए पॉजिटिव, वो बीटीए के बारे में कुछ अच्छी खबर की जरूरत है ताकि वो वापस इंडिया में निवेश करें। तो वो मैं ट्रिगर